अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाहज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम है हमारा थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आज की क्लास में हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है और उसकी बेसिस पे हम लोग मैटर्स को कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आइए लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को या मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं और मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हुए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, मतलब मैटर्स के या एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक हैं, इनकी बेसिस पे हम लोग एटम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये जो थ्योरी जो कि एटम को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिवाइड करती है, दैट थ्योरी इज नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो काइनेटिक थ्योरी है मैटर की, इन्वेस्टिगेट करती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को, एटम्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है और जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको इन्वेस्टिगेट करती है। एक तो इन्वेस्टिगेट कर लिया मतलब जांच पड़ताल कर ली, उसके बाद एटम्स को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कैटेगराइज करना भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ही कहलाता है। अब हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर या 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये वो स्टेट्स हैं जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप लोग इस तरह की पॉइंट्स में भी इनको याद रख सकते हैं ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या है? तो सबसे पहले पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम लोग डायग्राम देखें ना तो सॉलिड के अंदर एटम्स जो है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ क्लोजली पैक्ड होंगे, जरा सी भी स्पेस दरमियान में मौजूद नहीं होगी, तो इनको हम लोग सॉलिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अब ये क्यों बोल रहा है हाई डेंसिटी? हमें पता है जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना। अब मैथ्स तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, मैथ्स तो क्वांटिटी का सेम ही क्वांटिटी रहती है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। हम लोग वॉल्यूम को जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब एक सॉलिड जो है ना उसके अंदर क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हैं, जितना ज्यादा वो करीब करीब आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी जगह घेर रहा है। एटम बहुत करीब करीब है, करीब करीब है तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम जितना कम होगा, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, तो डेंसिटी आपकी एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं वॉल्यूम कम होने से एट सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग उनके दरमियान हुई भी होगी, जिसकी वजह से वो ठोस होते हैं, बहुत ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता उनको। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल्स इतने एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते, आगे पीछे वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्या वाइब्रेट कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सॉलिड बॉडीज आर हीटेड। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं ना तो क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को ना पुश देते हैं, मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, ये जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा साथ वाले को पुश देगा, वो साथ वाले को पुश देगा, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते करते ना थोड़ा थोड़ा इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि जब भी सॉलिड को हीट किया जाए सॉलिड एक्सपैंड करता है। अब आपने डिटेल देख ली कि सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करेंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे जी इनके दरमियान थर्मल एक्सपेंशन होगी, हीट करने से डिस्टेंस उनके दरमियान बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई बेसिकली। तो ये लिखा हुआ है पॉइंट कि व्हेन द सॉलिड बॉडीज आर हीटेड पार्टिकल्स पुश ईच अदर, दैट्स व्हाई दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इस वजह से वो एक्सपैंड कर देते हैं हीटिंग के बाद। तो ये था सॉलिड्स के बारे में। फिर लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। अब लिक्विड्स की अगर बात की जाए तो पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से मौजूद हैं। अगर हम लोग इनकी डायग्राम बनाएं तो एक पार्टिकल ये है तो दूसरा वाला साथ होगा, फिर दूसरा वाला साथ होगा, फिर दूसरा, थोड़ा थोड़ा इनके तरह डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ ना ये चेन लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चेन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है ज्यादातर लिक्विड्स के अंदर, तो वो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है उनने, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं एक चेन के साथ। तो पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्टिल कनेक्टेड बाय चेन, चेन के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से कभी आप पानी को फेंका हो ना तो पानी किस तरह एक लाइन में करके जाता है, वो चेन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही जाता है। इंटरमीडिएट अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड डेंसिटी। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। तो वाटर के अंदर या लिक्विड्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होती, इंटरमीडिएट है, मीडियम है अट्रैक्टिव फोर्स। इसी तरह डेंसिटी भी इनके दरमियान मीडियम ही है। व्हाई? बिकॉज लिक्विड्स के अंदर अब पार्टिकल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आ गए हैं, वॉल्यूम अब उस तरह कम नहीं रहा, मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रहे, वॉल्यूम दरमियाना हो गया उनका। वॉल्यूम दरमियाना होने की वजह से डेंसिटी उनकी थोड़ी सी सॉलिड्स की निस्बतन, सॉलिड्स तो बहुत हाई डेंसिटी वाले होते हैं, लिक्विड्स मीडियम डेंसिटी वाली, थोड़ी सी कम डेंसिटी होती है। अगर डेंसिटी के एतबार से हम लोग कैटेगराइज करें, सॉलिड हाईएस्ट डेंसिटी, लिक्विड्स कम, गैसेस बहुत ज्यादा कम। लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन सारे का सारा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से। जितना डिस्टेंस कम होगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी।
ओके, लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट। जिस तरह सॉलिड्स तो सिर्फ वाइब्रेट ही कर सकते थे ना, लिक्विड्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं और फ्लो एनीवेयर, कहीं पे भी फ्लो भी कर सकते हैं। पानी को आप फेंक के फ्लो करता हुआ चला जाता है, बस उसको जगह चाहिए होती है, रास्ता चाहिए होता है, पानी अपना रास्ता बनाता चला जाता है, तो इट कैन फ्लो एनीवेयर। और लास्ट पॉइंट, व्हेन द लिक्विड्स आर हीटेड, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस, तो इनके दरमियान ये जो फोर्स है ना, ये डिक्रीज होने लग जाती है। अब जितनी फोर्स कम होगी ना, तो लिक्विड उतना ही ज्यादा मूव करता हुआ चला जाएगा। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पानी का एक कप ले लें, उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट करें। पानी नीचे से हीट करेगा ना, तो उनके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटती जाएगी। एक वक्त ये आता है कि आप इतना ज्यादा उसको टेम्परेचर दें, 100 डिग्री टेम्परेचर पर, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपनी जगह छोड़कर गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वो डिक्रीज हो रही है। फोर्सेज डिक्रीज हो रही है, तो लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, दैट इज गैस। गैस क्या चीज है? गैस भी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय ह्यूज डिस्टेंस। उनके अंदर पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल यहां पर है तो दूसरा पार्टिकल यहां पे, तीसरा पार्टिकल यहां पे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स का। नेग्लेजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस तो ना होने के बराबर होती है। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। लोवेस्ट डेंसिटी, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा कम है। वाई? रीजन अगेन यही आ जाएगी। अब देखें, क्योंकि गैसेस के अंदर क्या है कि मॉलिक्यूल्स दूर हो गए हैं, तो गैसेस के केस में वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया? तो ये इनकी डेंसिटी डिक्रीज, बहुत कम डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। रीजन आपको पता होना चाहिए। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर, पार्टिकल्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, कहीं पे भी मूव कर जाएंगे। When particles are heated, अब इसके अंदर जब पार्टिकल्स को हीट करते हो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल, इस पार्टिकल को हीट किया ना, तो इस पार्टिकल के अंदर एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से जोर जोर से मूव करना स्टार्ट करेगा। ये पार्टिकल इसके साथ टकराएगा, ये पार्टिकल इसके साथ टकराएगा। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और दे विल स्टार्ट टू कोलाइड, और एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट कर देंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। हम इन पॉइंट्स की बुनियाद पर एटम्स को मैटर को 3 स्टेट्स के अंदर सब डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। आई होप आपको समझ आएगा। मेन डिफरेंस इनके दरमियान क्या है, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है। 2 तरह की चीजों से आपने देखना होता है, डिस्टेंस क्या है एटम्स के दरमियान, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। तो सॉलिड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या था? बहुत ज्यादा कम, एटम्स का डिस्टेंस बहुत कम। लिक्विड्स के अंदर डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, गैसेस के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर में अट्रैक्टिव फोर्सेस बतानी है। सॉलिड्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई वो सॉलिड है, ठोस है। लिक्विड्स के अंदर डेंसिटी अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, दैट्स व्हाई वो फ्री टू मूव है। और गैसेस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एतबार से एटम्स को 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं।